हेडिंग बनाओ कि भारत में पारदर्शिता की आवश्यकता क्यों पड़ी। यहां से स्टार्ट करेंगे, ये तो रुकी थी कहानी। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो, भारत के अंदर ना बहुत सारी रिपोर्ट आई, ठीक, पारदर्शिता होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक रिपोर्ट बहुत फेमस है, उसका नाम भी पेपर में पूछा जा, ठीक। वो रिपोर्ट आई 1984 में, 1984 में। कब आई? 1984 में। नाम कस्तूरी संथानन रिपोर्ट। कस्तूरी संथानन। देख लो, इधर देख लो। मैंने कहा पारदर्शिता को ना उजागर करने के लिए, पारदर्शिता को बाहर निकालने के लिए, पारदर्शिता को शासन के अंदर अंतर्गत लाने के लिए, पारदर्शिता शासन के अंदर समाहित हो सके, निहित हो सके, इसलिए इसे लाने के लिए, पारदर्शिता शासन के अंदर, सरकार के अंदर पारदर्शिता लाने के लिए बहुत सारी रिपोर्ट पेश की गई। एक रिपोर्ट जिस सर्वमान्यता प्राप्त हुई 1984 में, नाम कस्तूरी संथानन रिपोर्ट 1984। ऐसी रिपोर्ट का नाम जब हम लिखते हैं ना क्वेश्चन में, आया समझ में, जब किसी क्वेश्चन की तुम पारदर्शिता की शुरुआत, पारदर्शिता से संबंधित कोई क्वेश्चन आया, अगर तुमने रिपोर्ट तो स्टार्ट कर दिया ना सन 1984 में, 1984 में, 1984 में कस्तूरी संथानन रिपोर्ट में पारदर्शिता को पहली बार सर्वमान्य रूप से उजागर किया गया, भारत में उजागर किया गया। तो कितना अच्छी लाइन रह गया। रिपोर्ट सोचेगा इसे ना पारदर्शिता के बारे में अच्छी जानकारी है, ठीक ठाक तरीके से पढ़ रखा। करंट अफेयर की अगर रिपोर्ट से स्टार्ट करेंगे तो अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम रिपोर्ट का नाम दर्ज करेंगे ना, और ऐसी रिपोर्ट पे पूछ भी जा कि जो कस्तूरी संथानन रिपोर्ट है, ऐसी रिपोर्ट को मैचिंग करने देगा, बताओ कौन कौन सी रिपोर्ट कब पारित हुई, समझ आएगा। तो पारदर्शिता के बारे में सबसे पहली बार जो रिपोर्ट आई ना भारत में, कस्तूरी संथानन रिपोर्ट 1984 में आई है। उसके बाद संथानन ठीक। तो कस्तूरी संथानन रिपोर्ट आई कब आई? 1984 में। लेकिन उसके बाद बता क्या हुआ, तुम्हें पता होगा कि सन 1968 में हमारे यहाँ, उससे पहले क्या हुआ था, सन 1968 में हमारे यहाँ 68 प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब बनाया गया था? 1968 में, 1968 में बनाया गया था। तो जो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग था ना, उसने भी ये कहा था पहली बार, मैंने तुम पहले लोकपाल लोकायुक्त पढ़ाते वक्त भी बताया था मैंने तुम्हें, लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल तो काम करेगा हमारा केंद्र के अंतर्गत भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, और जो लोकायुक्त वो काम करता है राज्य के अंतर्गत भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। आया समझ में, जिसकी स्थापना 2019 में हो चुकी। समझ में आया बात ये? ठीक है, लोकायुक्त की स्थापना नहीं हुई अब तक राज्यों में, जब तक नहीं होने ना तब तक भ्रष्टाचार रहेगा ही रहेगा, कुछ नहीं हो सकता। समझ में आया बात है? लोकपाल लोकायुक्त को मैंने बहुत तमीज से पढ़ाया हुआ, बहुत तमीज से क्लियर कट करके। उनकी मैंने बताया था उनकी प्रक्रिया कितनी जटिल है। उनके अंदर बहुत अव्वल लोग बैठते हैं, 8-9 लोग उसके अंदर आज लोकपाल के अंतर्गत। समझ में आई बात है? तो लोकपाल जैसी संस्था ना, तो ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आया था ना, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1968 में, प्रथम प्रशासनिक सुधार एक आयोग था यो, सुधार आयोग। इसकी रिपोर्ट आई थी। इसकी रिपोर्ट में ना ये कहा गया था पहली बार कि भारत के अंदर ना भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और शासन में पारदर्शिता लाने के लिए, फिर पारदर्शिता शब्द आया, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा ये कहा गया था कि शासन के अंदर ना पारदर्शिता लाने के लिए और शासन के अंदर तो भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए, करप्शन की जड़ों को समाप्त करा जा सके, स्वयं उनका उन्मूलन किया जा सके। क्या किया जा सके? किसका? भ्रष्टाचार का। तो इसके लिए तुम लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं को स्थापित करना ही होगा। 1967-68 में बात की जा रही और हम 2019 में स्थापित कर रहे। सोच सकते हो कितना बुरा हाल है। 10 बार बिल रखा हमने,
संसद के पटल पर, लेकिन 10 के 10 बार खारिज हुआ, 11वीं बार में जाकर वो पारित हुआ। इतना बुरा हाल तो हमारा यहाँ हाल है, इतनी धीमी प्रक्रिया। सोचो देश का होगा क्या होगा। और लोकपाल लोकायुक्त जैसी संस्थाएं वहाँ सन 1709 में बन चुकी, स्वीडन जैसे देशों में सन 1709 में। सोच सकते हो कितने आगे में सर। हम तो कहीं कहीं तक भी तुलना नहीं है हमारी। वहाँ भ्रष्टाचार जैसे मापांक ही नहीं होते, भ्रष्टाचार वहाँ भ्रष्टाचार इंडेक्स ही नहीं निकलता। ये सूचकांक भारत में निकला, ऐसे सूचकांक भी भ्रष्टाचार इंडेक्स भारत इसमें इस स्थान पर पहुंचता चला है। 185 देशों 180 देशों में 85 पर कितने पर 85वें स्थान पर। 180 देशों की लिस्ट में 85वें स्थान है भ्रष्टाचार करने के मामले में। सोच सको तुम, आया समझ। और तो और मुझे जानकर जब बड़ा दुख हुआ, पाकिस्तान भी हमारे साथ अग्ग आया, पाकिस्तान को भी तमीज है। अब बांग्लादेश वाले भी हमसे कम भ्रष्टाचार करते हैं। दक्षिण एशिया में ना हम भ्रष्टाचार करने के मामले में पड़ते हैं। अगर कहीं लाइन लगी हुई ना दूर तक, तो दूर से देखेंगे लाइन में खड़ा हूँ पसंद नहीं है किसी को, जेब में देखेंगे 200 रुपये मौजूद है, जाओ 200 रुपये 100 रुपये देख ले, कुछ काम हो जाए तो लाइन में टाइम बच जाएगा। तो भ्रष्टाचार यहीं से जन्म लेगा। आया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो चलो 1984 में कस्तूरी संथानन रिपोर्ट आई, उसके अंतर्गत पहली बार देश के अंदर ये बात की गई कि देश के शासन के अंदर ना जो सरकारी कामकाज हो उसके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए। रिपोर्ट तो बहुत सारी आई थी, पारदर्शिता को उजागर करने के लिए किसी को सर्वमान्यता प्राप्त नहीं हुई। ऐसा भारत के अंदर किसी भी रिपोर्ट को सर्वमान्य प्राप्त नहीं हुई। तो जिस मान्यता प्राप्त हुई उसका नाम पता होना चाहिए। नाम क्या है? कस्तूरी संथानन रिपोर्ट 1984। ऐसा समझ लिख लो, फिर मत कहना, बिल्कुल लिखो। पारदर्शिता की आवश्यकता को उजागर करते हुए, पारदर्शिता की आवश्यकता को उजागर करते हुए लिख लो, पारदर्शिता की आवश्यकता को उजागर करते हुए अनेक समितियों की रिपोर्ट सामने आई। अनेक समितियों की रिपोर्ट सामने आई। अनेक समितियों की रिपोर्ट सामने आई। लिखने का शौक होना चाहिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए लिखने का। यूपीएससी लो लिखने का बड़ा प्रेम होना चाहिए। अनेक रिपोर्ट सामने आई, जैसे 1984 में कस्तूरी संथानन रिपोर्ट, कस्तूरी संथानन समिति रिपोर्ट, ऐसे लिखो, कस्तूरी संथानन समिति रिपोर्ट। इतनी बात बताओ समझ में आया नहीं? इन्होंने पता क्या कहा था जब कस्तूरी संथानन रिपोर्ट आई? इसने कहा भारत के अंदर ना एक, ध्यान तो सुन लेना अच्छे तरीके से, भारत के अंदर एक केंद्रीय सतर्कता आयोग होना चाहिए। सुन लेना, ध्यान लगाएगा, पॉलिटी में पढ़ाया जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग या पढ़ा दिया गया? हाँ, केंद्रीय सतर्कता आयोग। क्योंकि इसने कहा इस समिति ने कि भारत के अंदर ना एक केंद्रीय सतर्कता आयोग होना चाहिए। आरटीआई में हेल्प करने वाला आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंटर विजिलेंस कमीशन बोलते हैं सर, होना चाहिए। आज मौजूद है भारत के अंदर। अगर तुमने आरटीआई लगाई तो यहाँ हमारे स्टेट पर, राज्य पर अगर तुम सूचना प्रोवाइड नहीं करवाई गई, तुम्हें जानकारी प्रोवाइड नहीं करवाई गई, तो तुम शिकायत कहाँ करोगे? अगर केंद्र की संबंधी जानकारी अगर राज्य में सुनवाई नहीं हो रही ना तुम्हारी, तो यहाँ एक संस्था राज्य के अंदर हो, राज्य सूचना आयोग जिसे बोल रहे हो, ये केंद्रीय सूचना आयोग, एक तो राज्य सतर्कता आयोग हो, एक केंद्रीय सूचना आयोग। जो केंद्रीय सूचना आयोग होगा ना, उसके अंदर जो संस्था आयोग बनाया गया, अगर तुम्हारी सुनवाई नहीं हो रही आरटीआई के तहत, तो तुम यहाँ शिकायत कर सकते हो केंद्रीय सतर्कता आयोग में। यहाँ शिकायत कर सकते हो तुम्हारी शिकायत की सुनवाई करने के लिए। ये उन पर कार्रवाई करेगा, उन डिपार्टमेंट पर जिन्होंने तुम्हें जानकारी प्रोवाइड नहीं करवाई, और जबरदस्त वाली कार्रवाई करेगा, लीगल कार्रवाई। ये इन्होंने कहा, पता लगा, कस्तूरी संथानन रिपोर्ट ने कहा कि भारत के अंदर एक केंद्रीय सतर्कता आयोग होना चाहिए। अब बताओ, जब केंद्रीय सतर्कता आयोग होगा तो पारदर्शिता की बात आगे कि नहीं आगे? आए समझ लो, इसका मतलब धीरे धीरे उनका सारा पारदर्शिता की ओर बढ़ रहा है। और आरटीआई ही पारदर्शिता ही आरटीआई है आजकल। राइट टू इन्फॉर्मेशन, जानकारी होगी, जानकारी तभी तो हुई जब पारदर्शिता हुई। आया समझ? आज के समय में पारदर्शिता, जो पारदर्शिता वही आरटीआई है, वही सूचना का अधिकार है। समझ में आई बात? या तो पारदर्शिता और जो सूचना का अधिकार वो अलग चीज नहीं है, वही पारदर्शिता, सूचना का अधिकार ही पारदर्शिता। ये सुनो, ऐसी कोई, मैंने पहले ही समझा रहा हूँ मैं, ये तुम कल आकर यूँ कहो कि ये बहुत हार्ड लैंग्वेज थी,
कठिनाई हो रही थी इसमें। बताइए करिए जरा क्या लिखा हुआ इसमें, 4 अक्षर लिखवाए गए, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहे हैं। पता लग गया इसमें क्या कहा गया था, इसमें किसकी सिफारिश की गई, किसकी रिकमेंडेशन दी गई इस रिपोर्ट के द्वारा। इस जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी ना, कस्तूरी संसाधन कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया, उसमें रिकमेंडेशन दी इस समिति के द्वारा, कस्तूरी संसाधन कमेटी के द्वारा ये कहा गया कि भारत के अंदर एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होना चाहिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग होना चाहिए। ये सुनो, जब केंद्रीय सतर्कता आयोग होगा, यो आरटीआई से संबंधित होगा। जब आया समझ में, जब तुम्हें जानकारी किसी डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड नहीं करवाई गई तो तुम शिकायत करोगे, शिकायत तुम्हें राज्य स्तर पर नहीं सुनी गई तो तुम जाओगे सीवीसी के अंदर। सीवीसी मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग के अंतर्गत जाओगे। यहाँ तो तुम्हें सारी जानकारी उन पर कार्रवाई होगी जिन्होंने तुम्हें जानकारी प्रोवाइड नहीं करवाई। ये सर नो, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है कोई दिक्कत? तो पारदर्शिता की बात हो रही धीरे धीरे भारत के अंदर। लिख देना यहाँ तक। अभी क्या लिखियो, संस्थान रिपोर्ट में पारदर्शिता को उजागर करते हुए कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो। पारदर्शिता को उजागर करते हुए समिति ने, कौन सी समिति ने? समिति ने केंद्रीय सतर्कता आयोग, समिति ने केंद्रीय सतर्कता आयोग, समिति ने केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन की सिफारिश की। इतनी बात बताओ, समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत किसी छात्र को यहाँ तक? उसके बाद भारत के अंदर क्या हुआ, जो 1984 की बात, लेकिन उससे पहले ये हो चुका था 1966 में ना, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। इसकी रिपोर्ट आई थी 1968 के अंतर्गत, गठन करा गया था तब 1966 में। तो जो इसका गठन करा गया था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, आज हमारे यहाँ अब तक 2 ही प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ। जो सेकंड एआरसी है ना, इसे हम एआरसी बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बोलते हैं, पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एआरसी इसे बोलते हैं, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। एआरसी का सी का मतलब कमीशन हो, आर का मतलब क्या हो, रिफॉर्म हो, और ए का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हो, एडमिनिस्ट्रेटर। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो सेकंड एआरसी की रिपोर्ट है वो मैं पूरा पढ़ा हुआ हूँ। सेकंड एआरसी की इतनी मोटी किताब है उसकी, समझ में आया बात? या और पढ़ने के बाद ना गवर्नेंस पूरा उससे समाप्त हो जाए। उसमें सब चीज़ों की बात कर रखी है, सब चीज़ों की बात कर रखी है उसमें। सेकंड एआरसी 2008 में उसकी रिपोर्ट आई थी। कब? तो 2008 में। मेरे पास पूरी बुक हुआ, तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आई बात है? मैंने कहा मैं इतना सारा पढ़ने के बावजूद भी तुम्हें इतना समग्र नोट दे रहा हूँ, बस उसी पढ़ना, बार बार पढ़ना, और उससे ना पढ़ने के बाद इसे यूज करना सीखना। और यूज कैसे सीखोगे? जब क्वेश्चन देखोगे। इसलिए क्वेश्चन तुम्हारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जैसे मैं पारदर्शिता टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तुम घर जाकर देखो यूपीएससी मेंस में पारदर्शिता क्या सवाल आया, और वो पारदर्शिता के अंदर तुम्हें इसमें 4 लाइन लिखने का मौका मिल भी रहा, नहीं मिल रहा। मैंने लिखा है हंसी, तुम्हें पारदर्शिता कुछ सवाल आया कि भारत में पारदर्शिता की आवश्यकता क्यों पड़ी, आज क्या आरटीआई ने, जो वर्तमान समय में जो आरटीआई चल रहा है, क्या आरटीआई ने भारत में पारदर्शिता को पुनः उजागर किया है? ये सवाल जो मैंने बताया ना, बोलो ये सवाल है यूपीएससी में। क्या भारत में पारदर्शिता को आरटीआई ने, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार अधिनियम के द्वारा पुनः जागृत किया गया है? तो आंसर होगा आपका हाँ, क्योंकि आरटीआई ही सूचना का अधिकारी तो पारदर्शिता। समझ में बात? तो कहां से स्टार्ट करोगे? रिपोर्ट से स्टार्ट करोगे। किसी रिपोर्ट तक, किसी संस्थान से क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन कहां से लिखना स्टार्ट करोगे? समझ में आती? मैंने कहा बच्चा तैयारी तो नहीं करता, उसको जानकारी नहीं होती। नहीं तो गांव के बच्चों में टैलेंट कूट कूट का भरा हुआ हो, बस दिशा विहीन हो। लिख दोगे नहीं लिख दोगे? कैसे लिखोगे? तुम्हें ऐसे लिखना चाहता हूं तो ऐसे लिखोगे। वर्ष 1984 में कस्तूरी संस्थानन समिति रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहली बार सर्वप्रथम केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन की सिफारिश की गई थी। और जैसे लिख दिया ना और उसने पढ़ लिया हो, तुरंत समझने का पक्का 100% पढ़ा हुआ है ना पारदर्शिता के बारे में। इस बात को देखकर अरे कहां से स्टार्ट कर देंगे? पारदर्शिता का मतलब काम काज में देखना झांकना होता है। तो कहां से नंबर दे देगा? इसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा या उसकी साधारण परिभाषा लिखने ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा? आया समझ में?
तो इसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका मतलब संस्थाओं के नाम याद होना चाहिए। अब तुम्हारे इसका नाम मैंने कहा इसका नाम याद करो, अभी तुम इसका नाम सुना दोगे, बताओ क्या नाम है इसका, कब आई है, किसके गठन की सिफारिश की इसने, इसके बारे में जानकारी होगी, आया समझ में। फिर उसके बाद 1966 में प्रथम से प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया। अब तक 2 ही बार प्रशासनिक सुधार आयोग बना, एक तो 2008 में जिसकी रिपोर्ट आई थी, 2007 में बनाया गया था, 2008 में उसकी रिपोर्ट आ गई थी, आया समझ में। 2006 में बनाया था, 2006 में 4 के आसपास बनाया गया था, 66 में बनाया गया, 68 में इसकी रिपोर्ट आ गई थी, आया समझ में। तो जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आया था ना, इसमें भी कहा गया था कि भारत के अंदर ना लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाएं होनी चाहिए, आया समझ। जब लोकपाल लोकायुक्त जैसी संस्थाएं होगी तभी तो शासन के अंदर पारदर्शिता होगी। यानी पारदर्शिता के संदर्भ में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1966 में बनाया गया था, उसके अंतर्गत भी लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं को स्थापित करने की बात कही गई थी। समझे नहीं क्या? वर्ष 1966 में तुम ये लाइन ऊपर की लाइन नहीं लिखना चाह रहे तो ऐसे भी लिख सको, सर्वप्रथम पारदर्शिता के बारे में कुछ लिखना हुआ है तो ऐसे लिख दो, सर्वप्रथम 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा जब प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, तो उसके अंतर्गत लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं के संदर्भ में पारदर्शिता की बात कही गई थी। बात खत्म। कोई बात गलत थोड़ा ही बात, ऊपर की बात नहीं लिख सकते, लाइन लिख सकते हो। पीटी में क्वेश्चन आने का टिक मार दो और चलो काम होगा। समझ बात है? मैं भी कह रहा हूं तुम 1-1.5 साल 2 साल कोई महत्व नहीं उठता, जाने दो। जब तक लिखना नहीं सीखते ना तब तक इस एग्जाम में घुसे रहो। समझ नहीं बात? ठीक, बहुत मौके आएंगे, तुम 1000 मौके मिलेंगे, तुम इससे दूर भागने के, एक मौका चाहिए इसका पास होने का, क्यों करना। समझ में आई बात है? मैंने कहा 1000 मौके मिलेंगे तुम बहाने बनाने के, आज मेरे पास ये काम आन पड़ा इसलिए मुझे पढ़ नहीं सकती मैं, आए समझ में। अपने आप से बहाने मिलेंगे, चलो आज संडे आ गया इसका संडा बना देते हैं, आए समझ में। ठीक, तो ये उठना बाद में, पहले टाइम टेबल स्टार्ट हो जाना चाहिए दिमाग में कि इस टाइम तक मैं ये करूंगी, इस टाइम तक ये, इस टाइम तक ये, इस टाइम तक ये, इस टाइम तक ये। बात समझ में आया? और ये मेरा टाइम टेबल समाप्त और मैं सो जाती हूँ, आया समझ में। मुझे सो जाना चाहिए, उसके बाद शांति के साथ उठते हो, उसके बाद बस थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करे, हाथ पैर हिलाया, सही बात है, हिलाने के बाद फिर पढ़ने बैठ गए, दुनियादारी से मोह खत्म। देखो आज फिर आजकल क्या क्या घटनाएं घटी, मतलब इंटरेस्टिंग चीज है, तुम बोर होकर पढ़ रहे हो। बात समझ में आया? समय बीत रहा है ना, टॉपिक पर समय बीत रहा है, फिर पक्का भी ऐसा ही हो रहा है। इतना बताओ समझ में आया? लिखो लिखो, अभी क्या लिखे हो? सिफारिश की, नीचे लिखो, नई लाइन से, एकदम नई लाइन से लिखो। वर्ष 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, वर्ष 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल बस लोकपाल काट दो, लिखो पारदर्शिता के संदर्भ में जो फिर कप में लिख रहते हैं ना, इनका रोना हो गया। पारदर्शिता के संदर्भ में लोकपाल एवं लोकायुक्त जैसी संस्थाओं को स्थापित करने की सिफारिश की थी। लोकपाल एवं लोकायुक्त जैसी संस्थाओं को स्थापित करने की सिफारिश की थी, रिकमेंडेशन दी थी। इतनी बात बताओ समझ में आ गई नहीं? कोई दिक्कत किसी बच्चों की यहाँ तक? ठीक है, एक बार पढ़ लो,
पढ़ लो सो तमीज से, फिर वहां जब पूछा जाना भाई चाटा लगा गाल पर खींच का। जब मैं पढ़ता था ना, जब मेरी मैडम मुझे पढ़ाती थी, ठीक, ये कहती थी कल को याद करना था, तो मुझे मैं पता क्या करूँ था, मैंने कहा मैडम जी ये लो कब याद होगा, आगे बताओ मुझे क्या करना। मैडम पता क्या बोली, कह रही किसी दूसरे ट्यूशन में जा, मेरे बस कन्या से पढ़ाना, और तुम पता नहीं कहाँ से चले आए, याद कर लो सर। जब तो लिखोगे अच्छा उत्तर पारदर्शिता के बारे में, यहां तो तुम्हें कितनी लाइन दिखाई दे रही लिखने की, 2-3 लाइन लिखोगे तो एक ही बात आया समझ में। अगर थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन आया तो 2 लाइन निकाल सको, यहाँ तक 2 ही लाइन लिखने की। क्या तो तुम प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की बात लिख सको, अगर ये नहीं लिख सकते कस्तूरी संसाधन रिपोर्ट लिख सको, तो लिखनी कलाकारी सीखनी, वो क्वेश्चन देखने के बाद पता लगेगा ना। आया समझ में कि भारत पूछ लिया भारत में पारदर्शिता की आवश्यकता क्यों पड़ी, समझ नहीं बात, या क्यों पड़ी, क्योंकि शासन में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी थी, तो इस तरह बना के लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट कभी क्वेश्चन नहीं आने वाला बिल्कुल भी। ये जो लिखवाया जा रहा है डाटा, इसे यूज करना सीखना, यही यूपीएससी। आया समझ में, थोड़ा यहाँ से उठाया, थोड़ा यहाँ से उठाया, थोड़ा वहां से उठाया, थोड़ा यहाँ से उठाया, 2 लाइन अपने दिमाग से सोची, उत्तर तैयार। इतना बताओ समझ में आया नहीं है। लेकिन वर्ष 1992 में क्या कहा, वर्ष 1992 में वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा, वर्ल्ड बैंक ने ना यूं कहा कि यू पारदर्शिता न सुशासन के लिए अनिवार्य शर्त है। 1992 के अंदर ना वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के द्वारा यह कहा गया जो पारदर्शिता ना वो सुशासन के लिए अनिवार्य शर्त है, यानी गुड गवर्नेंस जब हो सकता होगा, अच्छी सरकार जब हो सकती होगी, अच्छा शासन तब हो सकता होगा जब शासन के अंदर पारदर्शिता होगी। आया समझ में, ठीक, ये सुनो, यूपीएससी में सिलेक्शन जब ही होगा जब मेरी बात को फॉलो करोगे, उत्तर ही नहीं तो कुछ कर लो। अनिवार्य शर्त है, कौन सी शर्त है, यूपीएससी के अंदर सिलेक्शन पाने के लिए पहले मेरी बातों पर अमल करना सीखना होगा, ये अनिवार्य शर्त है। समझ नहीं बात है, आज ही दी गई है। वहां वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या कहा गया, सुशासन प्राप्त करना चाहते हो पहले शासन में पारदर्शिता लाओ। आया समझ में, कब बताइएगा, 1992। तो सुशासन को परिभाषित करा था, तो बाद में तो कुछ कह सका कहीं, एक बार नहीं कह सकता। एक व्यक्ति आज मैं आज जो बोल रहा है वो कल को नहीं बोल सकता, बोल सकूं नहीं, पहले बोल सकूं, क्या तो पहले भी कुछ कहा हो, टीवी में कुछ कमेंट कर दिया हो, बैठ खड़े हो, लिखो। अभी सन थोड़ा ही पूछे जा रहे हैं वहां से, लिखो। वर्ष 1992 में नहीं लिख सकता, वर्ष 1992 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में पारदर्शिता को सुशासन के लिए अनिवार्य शर्त बताया गया, पारदर्शिता को सुशासन के लिए अनिवार्य शर्त बताया गया, पारदर्शिता को सुशासन के लिए अनिवार्य शर्त बताया गया। चलो यूपीएससी की तैयारी करना, पढ़ना ना लिखना, कोई दिक्कत। एक और बात, जहां जहां भी पारदर्शिता झलकती दिखाई देगी ना भारत के अंदर, किसी के द्वारा कुछ भी कहा गया, और जो बहुत बड़ी बड़ी कमेटी थी, रिपोर्ट थी उनकी, समझ में आई बात, या समिति थी जो, या संस्थान थे, कुछ भी कहा गया भारत के अंदर, अभी भारत में घुसे हुए हम, उन्हें सबको कोड कर गए हैं। अब सन 2000 में जाओ, पढ़ा हुआ तुमने, देख लो सन 2000 में ना, देख लो सन 2000 में जाओ, जैसे सन 2000 में जाओगे ना, बताओ सन 2000 में किसकी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बना, एम एन वेंकट चलैया, वेंकट चलैया, इनकी अध्यक्षता में ना एक आयोग बनाया गया, उसका नाम था संविधान समीक्षा आयोग, संविधान समीक्षा आयोग, इनकी अध्यक्षता में, ये अध्यक्ष थे उसके, उस आयोग के, संविधान समीक्षा आयोग, यानी संविधान की समीक्षा करी जा रही,
देखा, उसका रिव्यू करा जा रहा। रिव्यू का मतलब समीक्षा हो। एक कमीशन बनाया गया, आयोग बनाया गया, उनके अध्यक्ष जो उसके सीईओ थे, समझ की बात है, जो उसके चीफ थे, अध्यक्ष थे, एम एन वेंकट चलैया थे। समझने की बात, यार सन 2000 की बात बता रहा हूं तुम्हें। और जब इन्होंने जब संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया और जब इसकी रिपोर्ट आई, उसके अंतर्गत जो बात कही गई बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी। एम एन वेंकट चलैया साहब पता क्या कहते हैं? ये कहते हैं समस्या कहीं नहीं है, संविधान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, संविधान जिस उद्देश्य के साथ बनाया गया था ना, उसमें उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पा रहे, संविधान के अंदर कोई कमी नहीं है, संविधान के द्वारा कार्यों का संचालन नहीं हो पा रहा। इनसे पूछा गया, सरकार ने पूछा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, बताओ फिर क्यों नहीं हो पा रहा? इन्होंने जो कारण बताए हैरान कर देने वाले थे, हैरान कर देने वाले। इन्होंने कहा जो सरकारी प्रक्रियाएं हैं ना, जितनी भी सरकारी प्रक्रियाएं हैं, सरकारी प्रक्रियाएं, अब सरकारी प्रक्रियाएं सारे गुप्तता के पर्दे तक घिरी हुई, गुप्तता के पर्दे तक घिरी, हर जगह तो गुप्त, कोई जानकारी बाहर नहीं आती। उन्होंने पूछा क्यों नहीं आती? क्योंकि सरकार लागू किए हुए शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 आए समझ में। इन्होंने कहा जो सरकारी प्रक्रियाएं ना, वे गुप्तता के पर्दे तक घिरी हुई, गुप्तता, गुप्तता। और जैसे इन्होंने भाषण दिया टीवी पर, यहाँ आए एम एन वेंकट चलैया, टीवी पर छा गए, टीवी पर छा गए एम एन वेंकट चलैया। इन्होंने कहा सरकार प्रक्रियाओं में गुप्तता ये समाप्त करनी चाहिए, गुप्तता के पर्दे से घिरी है। कौन घिरी हुई? सरकारी प्रक्रिया, सरकारी कामकाज, सरकार क्या कर रही, कहां कितना पैसा खर्च कर रही, जानकारी में पता ही नहीं। सरकार ने इतने पैसे का बजट बनाया था, ये पैसा कहां किस कार्य के लिए चला गया, कोई जानकारी नहीं है। सरकार ने टैक्स का कितना पैसा इकट्ठा करा, इस साल यहां इतना खर्च करने वाली, कोई जानकारी नहीं है। एम एन वेंकट चलैया ना, जब उसके संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, इन्होंने संविधान की समीक्षा करने के पश्चात जब अपनी रिपोर्ट लेकर आए, इन्होंने रिपोर्ट में साफ साफ बताया कि जितनी भी सरकारी प्रक्रियाएं सारी की सारी गुप्तता के पर्दे से घिरी हुई। तब जाकर महसूस हुआ कि आरटीआई आना चाहिए, वही बतागा तब कहां कितना पैसा खर्च करा गया। आज भी हम आरटीआई लगाकर प्रधान से पूछ सकते हैं, बताओ इतना पैसा आया था, कहां कौन सी योजना पर खर्च हुआ, उसकी हवा सर जाती है। नो बात समझ में आ रही? तो पढ़ने का मतलब यही है ताकि तुम्हारे अंदर थॉट प्रोसेस डेवलप हो सके। पढ़ने में मतलब बोर होना नहीं है, अगर तुम इसमें बोर भी हो ना तब भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों? लिखोगे क्या, लिखोगे क्या? समझ में आया? तो सरकारी प्रक्रियाओं में क्या गुप्तता के पर्दे से गिरी हुई, ठीक, किससे गिरी हुई? इसका मतलब इन्होंने ये भी कहा कि जो सरकारी प्रक्रिया है ना, इनके अंदर एफिशिएंसी की कमी, दक्षता का अभाव है, दक्षता ही नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति को आईएएस अधिकारी बना दिया गया जो उसके बनने के लायक ही नहीं था। पूछा गया क्यों बनाया गया, कोई जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार तुम्हें जानकारी नहीं दे सकती, शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत। तो एफिशिएंसी कमजोर, परिणाम स्वरूप जो संविधान बनाया गया था उसके अनुरूप कार्यों का संचालन नहीं हो पा रहा। समझ में आई बात? है इसने कहा पारदर्शिता होनी चाहिए, तब समझ में आया कि इसका मतलब इन्होंने दक्षता की बात करी, इसका मतलब गुप्तता की बात करी, और जब गुप्तता हटती चली जाएगी तो पारदर्शिता सामने आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं संविधान समीक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे एम एन वेंकट चलैया, वे कहीं ना कहीं इशारा न पारदर्शिता की ओर कर रहे थे। यस और नो? एक जब मैं गुप्तता को खत्म करना चाह रहे, एक व्यक्ति ने कह रहा है मैं गुप्तता को खत्म करना चाहता हूं, तो दूसरी भाषा में जो कह रहा है कि मैं पारदर्शिता को लाना चाहता हूं। समझ में आया? ठीक, लिख डाल लो क्या जाएगा, लिखो। सन 2000 में, नई लाइन से एकदम, सन 2000 में गठित न्यायमूर्ति थे, न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति एम एन वेंकट चलैया। कौन चलैया? एम एन वेंकट चलैया की अध्यक्षता में, एम एन वेंकट चलैया, अरे बोर्ड पे लिखा हुआ, एम एन वेंकट चलैया की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया। चलो, संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया। एम एन वेंकट चलैया की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया।
उन्होंने अपनी रिपोर्ट के दौरान यह बताया कि भारत में सरकारी प्रक्रियाएं गुप्तता के पर्दे से घिरी हैं। भारत में सरकारी प्रक्रियाएं गुप्तता के पर्दे से घिरी है। भारत में सरकारी प्रक्रियाएं गुप्तता के पर्दे से घिरी हैं। भारत में सरकारी प्रक्रियाएं गुप्तता के पर्दे से घिरी हैं। अतः प्रशासन में दक्षता लाने हेतु गुप्तता को त्यागना होगा। Yes or no? यहाँ तक कोई दिक्कत? चाहे तुम्हारी लाख समझ में आ गया हो, फिर भी घर जाकर पढ़ना चाहिए। यही एक आदर्श स्टूडेंट की पहचान है, जो कि तुम नहीं हो। सुन लो, तो इन्होंने कह दिया कि गुप्तता के पर्दे को त्यागन, जो गुप्तता का पर्दा सरकारी प्रक्रिया के अंतर्गत, इसे तो हटाना ही होगा। तभी तो भांति भांति प्रकार की कुंठितताएं जन्म ली हुई। जो हमारा अभिशासन मौजूद हमारे यहाँ, उसके अंदर कुंठितता आ गई। कुंठता आया समझ में? तो जो हमारा शासन हो पूरी तरह कुंठित हो चुका। अगर इसके अंदर तो गुप्तता का उन्मूलन करना होगा, किसका? तो इसका मतलब पारदर्शिता को लाना होगा, यानी सरकार को कुछ ना कुछ तो कार्य करना होगा। तो सरकार के द्वारा ना 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया, और सूचना के अधिकार अधिनियम के द्वारा शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को रिप्लेस कर दिया गया, प्रतिस्थापित कर दिया गया, हटा दिया गया। जाओ भाड़ बाज के बाद सब कुछ खुलापन रहेगा। ये सुनो, इतनी बात बताओ, समझ में आया? तो बताओ, केंद्रीय जो हमारा 12 अक्टूबर 2005 को जो हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम आया था, उसने कौन से अधिनियम को रिप्लेस कर दिया था, प्रतिस्थापित कर दिया था? शासकीय 1923 नहीं, अब यहाँ फैक्ट नहीं चल रहे यहाँ से आशा कोचिंग सेंटर वाले भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली में। तो शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को उसने रिप्लेस कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। ऐसे समझ लो, ताकि तो उसके बाद ना भारत के अंदर तो गुप्तता थी, वो गुप्तता थी नहीं, वो गुप्तता समाप्त हो चुकी। अब सब चीजों में खुलापन चलाया, सरकारी काम आज खुलापन है। बताया था तुम, हर डिपार्टमेंट के अंदर जो वेबसाइट है लिखा हुआ, यूपीएससी की वेबसाइट में, यूपीएससी तो तुम कुछ आपत्ति है ना, उसकी जानकारी चाहिए, कल में उसका वेबसाइट दे रखा, नीचे जाकर RTI लिखा हुआ, कुछ भी पूछ सकते हो जाएगा। बताओ, इस संस्था, ये सरकारी कर्मचारी बैठा हुआ, इसकी कितनी संपत्ति बताओ, आराम से बच्चों आज समझ। बताओ इसे कितने बीवी बच्चे, कहाँ रह रहा है, बताओ इसका एक साल की कितनी सैलरी, सरकारी आदमी ना। समझ में आया बात? ये सुनो, इतना बताओ, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक। तो ये बताओ, जब सूचना का अधिकार अधिनियम आया 2005 में, उससे पहले तो बहुत भ्रष्टाचार हुआ होगा। आया समझ में? जब उससे पहले भ्रष्टाचार हुआ ना, वो भ्रष्टाचारी वहां के समय को गुड लगता था, वो उनके लिए वही गुड गवर्नेंस था। आया समझ में? मैंने कहा था उनके लिए वही गुड गवर्नेंस था। ठीक। और जब आज हमारे लिए यही गुड, ठीक, उस समय के लिए वो सही था, आज के समय के लिए वो सही है। तो आज सूचना का अधिकार अधिनियम है ना, वर्तमान समय के अंदर रिलेवेंसी बनी हुई। इसके अंदर सूचना का अधिकार अधिनियम का मतलब पारदर्शिता, और पारदर्शिता ना आज के अंदर सुशासन की डिमांड है। बिना जो पारदर्शिता है ना, बिना पारदर्शिता सुशासन अधूरा, सुशासन संकुचित हो जाएगा। अगर ये सुशासन है, इतना बड़ा सुशासन है, खा पी का मोटा हुआ, अगर इसके अंदर तो पारदर्शिता हटा दो तो ये संकुचित हो जाएगा। आए समझे? इसके बिना इसका वजूद नहीं है, राख की तरह उड़ता चल जाएगा। वो सुशासन नहीं किया जिसके अंदर पारदर्शिता ना हो। कैसा लगा सेंटेंस? अच्छा लगा? ऐसा समझ, ये निबंध पूछा हुआ। ठीक।
ये निबंध में पूछा हुआ। वो सुशासन ही क्या है जिसके अंदर पारदर्शिता, वो सुशासन ही क्या है जिसके अंतर्गत पारदर्शिता ना हो, पारदर्शिता समाहित ना हो। ऐसे समझ। अब इसके बारे में सब कुछ लिख डालना, सब कुछ, कम से कम 1200 शब्द लिखने, इतनी सी बात को। कितने शब्द? 1200 शब्द लिखने। अब यह कलाकारी जिसके अंदर मौजूद होगी वो सारा डाटा यूज करेगा, ये भी वो भी, पारदर्शिता वाला भी, सब सुशासन वाला भी, सारा डाटा यूज करेगा। कैसे नो? अब जो पेपर बना रहा है, क्या तो कैसा पर्सन पूछ रहे हो, तो लिखने की कलाकारी जो जिसके पास होगी, कंटेंट होगा। अब तुम्हें ये कंटेंट दिया जा रहा है, कहीं भी कुछ भी आ जाना, इसी कंटेंट को अप्लाई करना। अगर तुमने उससे रिलेटेड कुछ भी चीज पढ़ी हुई ना, कल तुम एडिटोरियल पढ़ने चले गए, वहां आया पारदर्शिता के बारे में, सूचना का अभाव हो, तो आराम से तुम्हारे दिमाग में सारी बातें रिकॉल हो जानी चाहिए। अगर नहीं हो रही ना, तो तुम्हारा नोट्स रद्दी हो। आया समझ में? जो बीपीएससी का पेपर देकर जाओगे ना, इसे रद्दी के भाव बेचते पाओ जाएंगे, क्योंकि वहाँ मुखर्जी नगर में रद्दी के भाव बेचता पाया जा। जैसे पेपर देकर निकला ना, बाद में जाकर देखो इतना मोटा उसका बवंडर होगा था, बाद में दूसरे लोगों को दिखाने खातर देखो मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ। आया समझ में? पूरा का पूरा सेट जमाए हुए, पड़ोस के 4 आएंगे, ऊपर नीचे कागज लगाए हुए सारे चारों तरफ तक, देखो मेरा सिलेबस लिखा हुआ, पड़ोसी को दिखाने के लगे। जिस दिन पेपर में बैठेंगे ना, तो हवा खराब हो जाएगी। पढ़ने के बाद जब दिखा देगा ना कि 8 क्वेश्चन भी आना है इस कंटेंट तक, और लिख ही नहीं पा रहे बिल्कुल भी, 8 क्वेश्चन नहीं लिख पाए उस तक, तो इसलिए पहले भी लिखने प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तुम्हें। मैंने पहले कहा था, जैसा मैं तुम्हें समझा दूंगा ना, ऐसा दुनिया किसी को नहीं समझाने का। तुम्हें समझेंगे, गांव के बच्चों को रेगुलेट करना आसान बात नहीं है। ठीक, इतना बताओ, समझ में आया? नहीं कोई प्रॉब्लम? लिख दो फिर, नई लाइन से लिखो। शासकीय गोपनीयता अधिनियम शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को प्रतिस्थापित करते हुए, शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को प्रतिस्थापित करते हुए डिग्री हो क्या लिखा? 12 अक्टूबर 2005 को प्रतिस्थापित करते हुए 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम, ब्रेडी में राइट टू इंफॉर्मेशन, 12 अक्टूबर 2005 को प्रतिस्थापित करते हुए 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लाया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लाया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लाया गया। कोई दिक्कत? किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम भाई? सेकंड एआरसी की जब रिपोर्ट आई ना, सुन लो पहले, ध्यान लगाकर। अब ये तो पहला प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था। अब जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग था ना, वो 2006 में आएगा शायद, उसकी एक रिपोर्ट आई, पहली रिपोर्ट 2006 में ना। सन नहीं पता ना, तो ऐसे लिख देगा, प्रथम द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय, सुन लो कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ तुम्हें, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। जब 2006 में इसकी रिपोर्ट आई ना, तो ये बताया गया कि इस रिपोर्ट का ना टाइटल ही, इसकी किताब को बताया, रिपोर्ट की पूरी किताब ले आऊं उठाकर, इस किताब से सबसे ऊपर पता क्या लिखा हुआ था? सूचना का अधिकार, सुन ध्यान लगाकर, सूचना का अधिकार अधिनियम सुशासन की कुंजी है। यानी सुशासन लाना चाहते हो, सुशासन पूरा का पूरा एक ताला, उसके लिए पारदर्शी ताला हो, यानी सूचना का अधिकार लागू कर दो, तब जाके ताला खुल जाएगा, सुशासन स्थापित हो जाएगा। कितने मस्त टाइटल रखा है, आया समझ में? मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें, ये यूपीएससी सामने, आया समझ में? यूपीएससी क्या है? ताला। अरे सोनू भाई जी है, आया समझ में? ये इसकी क्या है? की है, कुंजी। आया समझ में?
इनके बिना नहीं खुलने का हो। समझ की बात, ये यूं का दूध धरा रहेगा सही। तो ये क्या है, की है समझ लो। जब तक ये घूमने के लिए ना, तुम्हारे चारों तरफ को घूमने के नहीं है, तब तो कुछ नहीं होगा। समझ गए ना। तो कुंजिया कि तुम्हें कितनी अच्छी बात है। जो सेकंड एआरसी की पहली रिपोर्ट आई थी, पहली रिपोर्ट बता रहा हूं, अब तक 4-5 रिपोर्ट आ चुकी उसकी, 4 रिपोर्ट आ चुकी। तो जो पहली रिपोर्ट आई ना सेकंड एआरसी की, सेकंड एआरसी का मतलब द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, उसकी पहली रिपोर्ट का टाइटल, शीर्षक ही होता कि सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार सुशासन की एक कुंजी है। कितना अच्छा कोड है, समझ में। अगर हम लिख दे है, समझ में आया नहीं बात, यार लिखो लिखो। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की पहली रिपोर्ट में, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की पहली रिपोर्ट में पहली रिपोर्ट का शीर्षक, पहली रिपोर्ट का शीर्षक, शीर्षक मतलब टाइटल, पहली रिपोर्ट का शीर्षक मतलब अभी समझाया, इतने बेवकूफ बच्चे नहीं दूसरे कापी में झांकते जाते हैं। पहली रिपोर्ट का शीर्षक इन्वर्टेड कोमास में लिखो, सूचना का अधिकार सुशासन की एक कुंजी है। सूचना का अधिकार सूचना के अधिकार के ब्रैकेट में आरटीआई लिखते रहा करो, अधिकार आरटीआई। छोटे वाला आर ने लिख दियो, कभी ऐसे लिख रहे छोटे वाला आर छोटे वाला आई टी, बेवकूफ कहीं। सूचना का अधिकार आरटीआई लिख दिया, क्या लिखा, एक कुंजी है, लिख दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक ठीक। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ सूचना का जो अधिकार है ना, वो ना सूचना का अधिकार सुशासन का, किसका, सुशासन का जो सूचना का अधिकार है ना, वो ना जो हमारा पारदर्शिता, पारदर्शिता उसका पर्यायवाची। पारदर्शिता मतलब सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार होगा इसका मतलब सुशासन होगा, इसका मतलब सूचना का जो अधिकार है ना, पारदर्शिता का क्या है, पर्यायवाची। इसका ये तो मतलब हुआ। उस टाइटल को पढ़ने के बाद मैंने निष्कर्ष निकाला खुद। उस टाइटल को मैं पढ़ने के बाद उस जो किताब पर लिखा हुआ था, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की जो पहली रिपोर्ट आई थी, उसमें लिखा हुआ था कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम इस सुशासन की कुंजी। तो सूचना का अधिकार अधिनियम सुशासन की कुंजी, इसका मतलब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में क्या कहा गया था, पारदर्शिता तब होगी, जो पारदर्शिता होगी तभी सुशासन प्राप्त होगा। यानी सुशासन के, इसका मतलब सुशासन के लिए पारदर्शिता होनी चाहिए। दूसरी भाषा में यूं कह सकते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम होना चाहिए, यानी सूचना का जो अधिकार होगा वो पारदर्शिता का पर्यायवाची। इसका ये मतलब, दूसरी भाषा में ऐसा कह सकते हैं। अब ये आकाश का पर्यायवाची क्या हो, आकाश, अंबर, गगन, नभ। आकाश कह दो, अंबर कह दो, अमन क्या, गगन कह दो, नभ कह दो, कोई दिक्कत है यहां तक। मेरा क्या पर्यायवाची, सोनू कह दो, सोना कह दो, गोल्ड कह दो। इतना बताओ, समझ आया नहीं, कोई दिक्कत। ये कभी संसारित ना होने वाली धातु कह दो। ये बात है कि मतलब कभी संसारित ना होने वाली धातु कौन सी हो, गोल्ड, सोना ही तो हो, जिस पर कभी जंग ना लगता हो, ऐसा समझ में, जिसमें हमेशा चमक 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 मारती रहती है। जब तो मेरी उम्र नहीं कम होती। आगे लिखो। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, जन प्रतिनिधि अधिनियम पढ़ लो। क्या लिखा, अर्थात सूचना का अधिकार को लगाओ पारदर्शिता का पर्यायवाची है। सूचना का अधिकार पारदर्शिता का पर्यायवाची है। सूचना का अधिकार पारदर्शिता का पर्यायवाची है। बताओ
जाओ। ठीक, 2052 में सिलेक्शन होगा, जाओ। सुन लो, ध्यान लगेगा। तो जाओ ना फिर, इतना बताओ समझ में आया नहीं? जो सेकंड ARC ना, सेकंड ARC, इसका मतलब द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग था ना, उसकी चौथी रिपोर्ट आई। क्या, कौन सा कौन सी ARC? सेकंड ARC। कौन सी रिपोर्ट आई? चौथी रिपोर्ट। चौथी रिपोर्ट का पता क्या शीर्षक था? शासन में इसका टाइटल क्या था, इसका शीर्षक क्या था? चौथी रिपोर्ट आई इसकी, पता क्या था इसका शीर्षक? सुन लो, ध्यान लगाएगा। इसका शीर्षक ने तो कमाल कर दिया। शासन में, जो शासन है ना, शासन, अच्छा, शासन में तुम नैतिकता लाना चाहते हो? शासन में क्या लाना चाहते हो? नैतिकता। शासन में नैतिकता तभी आ गई। शासन में नैतिकता के लिए ना पारदर्शिता, पारदर्शिता एवं खुलापन आवश्यक है। एवं खुलापन, इतना बताओ समझ में आया नहीं है? आज भी जो योजना मैगजीन आती है हमारी, बच्चे बहुत पढ़ते हैं उसे, योजना कुरुक्षेत्र है ना, जो टॉपर है ना, रिकमेंड करते हैं उसके लिए, कहते हैं इसे पढ़नी चाहिए। उसमें ऐसी ऐसी बातें तो लिख रहा है, ऐसे ऐसे टाइटल लिखे रहा है, पारदर्शिता एवं खुला। देखो क्या लिखा हुआ, सेकंड ARC की रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था? सेकंड ARC की चौथी रिपोर्ट में लिखा हुआ था, उसका शीर्षक ही था, उसकी किताब पर सबसे फ्रंट पेज पर ये लिखा हुआ था, स्टार्टिंग में उसका शीर्षक था कि शासन में नैतिकता लाना चाहते हो, आज शासन को नैतिक बनाना चाहते हो तुम, एथिकल वैल्यू डालना चाहते हो उसके अंदर, मूल्य प्रभावित करना चाहते हो उसके अंदर, तो उसके लिए ना पारदर्शिता और खुलापन आवश्यक है। यहाँ भी पारदर्शिता की बात करी जा रही है। और पारदर्शिता का पर्यायवाची क्या है? सूचना का अधिकार, यानी RTI होना चाहिए। और ये सरकार ना, वर्तमान समय की सरकार, तुम्हें जान के हैरानी होगी, वर्ष 2019 में ना इस सरकार के द्वारा, ये 2019 में RTI में ना आमूल चूल के परिवर्तन कर दिए गए। RTI में आमूल चूल के परिवर्तन कर दिए गए, वो मैं बताऊंगा तुम्हें इस सरकार के द्वारा। जब भी RTI में इतनी बड़ी संस्था में परिवर्तन कर रहे तुम, RTI तो होना चाहिए, इसकी साथ कुछ भी छेड़खानी होगी ना पारदर्शिता के साथ। इस सरकार की बात बता रहा हूँ तुम्हें, जवाब उठने लाजमी, यहाँ उठना उठ, UPSC पेपर पक्का उठेगी। ये मामला चर्चाओं में रहा, जैसे चर्चाओं में रहा, अगले साल सवाल पूछ लिया। 2019 में पूछा, 2021 से पूछा सवाल RTI पर, सूचना के अधिकार पर। यानी यो ना जो टॉपिक है, यो ना ये सेंसिटिव टॉपिक है, संवेदनशील टॉपिक है, इसे इग्नोर नहीं करा जा सकता। और जब भी तुम सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में लिखोगे ना, इतनी तुम्हें जानकारी, कहीं से भी तुम लिखना स्टार्ट कर दो, कहीं से भी, वही तुम्हारा उत्तर सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। चाहे तुम पहली रिपोर्ट लिखो, दूसरी रिपोर्ट लिखो, पहली रिपोर्ट द्वितीय प्रशासनिक सुधार के बारे में लिखो, ये संविधान समीक्षा आयोग से लिखना स्टार्ट कर दो, वहीं से तुम्हारा उत्तर सर्वश्रेष्ठ निकल जाएगा। 5-7 लाइन आराम से निकाल लोगे यहाँ से। तो यही तो कलाकारी खेलनी। PCS की क्या खास बात हो, उसमें डायरेक्ट लिखा जा, उसमें किसी से कोई मतलब नहीं है, जो कॉपी में लिखवाए वही लिखना जाकर, ये PCS की खास बात हो। और UPSC क्या कलाकारी हो, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाकर ना चतुराई खेलनी पड़े। वो कैसे? 4 लाइन इधर से उठाई, 4 उधर से, 2 इधर से और 2 अपने दिमाग से, उत्तर समाप्त। समझ में आया बात है? अब धीरे धीरे तुम सब समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि कैसे लिखते हैं उत्तर। तो बता, सेकंड ARC की रिपोर्ट पता क्या थी कि अगर तुम शासन में नैतिकता लाना चाहते हो तो उसके लिए पारदर्शिता एवं खुलापन की आवश्यकता। क्या लिखा था उसमें? लिखा था शासन में नैतिकता हेतु पारदर्शिता एवं खुलापन की आवश्यकता है। उसमें रिपोर्ट पर लिखा हुआ था, चौथी रिपोर्ट थी जो सेकंड ARC की। ऐसे समझ में लिखो, क्या लिखे हो अभी? पर्यायवाची है, इसका मतलब ये लिखो, पहले लिख दो RTI बराबर, पहले लिख दो RTI बराबर RTI बराबर पारदर्शिता। इसे ब्रैकेट बंद कर दो, यानी RTI पारदर्शिता। गंगाधरी शक्तिमान, गंगाधरी क्या है? शक्तिमान। देखा किसने शक्तिमान? मैंने बहुत देखा है यार शक्तिमान, शक्तिमान का बहुत फैन था मैं। अगर लिखो, नई लाइन से लिखो, सेकंड ARC की चौथी रिपोर्ट में, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट में, सेकंड ARC ने लिख दियो, लिख दो, चलो सेकंड ARC लिख दो, कोई बात नहीं। सेकंड ARC की 4th रिपोर्ट में, चौथी रिपोर्ट में
सेकंड एआरसी की चौथी रिपोर्ट में उसका शीर्षक शासन में नैतिकता शासन में नैतिकता लाने के लिए सेवा प्रदाता संस्थाओं, इसका नाम लिखना जो तुम्हें सेवाएं दे रही, सेवा प्रदाता संस्थाओं, नैतिकता लाने के लिए सेवा प्रदाता संस्थाओं, जो तुम सर्विस प्रोवाइडर जिसे बोलते हो, सेवा प्रदाता संस्थाओं में पारदर्शिता एवं खुलापन का होना आवश्यक है। बोर तो नहीं हो रहे भाई? लिखना तो पड़ेगा ही। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात तो सुनो। अच्छा यहाँ तक बताओ, समझ में नहीं आया? पूरा पेज पलटो और सारा का सारा रिवाइज करो। क्या क्या बताएगा? देखो 2 मिनट में रिवाइज कर पा रहे नहीं यार। स्टार्टिंग में क्या बताया गया? कस्तूरी संतानन रिपोर्ट की चर्चा की गई। उसमें क्या कहा गया था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया जाएगा, ऐसा बच्चों। उसके बाद सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट आई। सेकेंड एआरसी जो जब बनाया गया तो उसमें क्या कहा गया कि लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाएं को स्थापित करना होगा। उसके बाद क्या कहा गया? वर्ल्ड बैंक ने कहा 1992 में कि जो सुशासन के लिए ना पारदर्शिता अनिवार्य है। उसके बाद एमएन वेंकट चलैया की अध्यक्षता में सन 2000 में एक संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया था। उन्होंने तो अर्जी कर दी, युवा गुप्ता सरकारी प्रक्रिया है ना, ये गुप्ता के पर्दे से गिरी हुई, इसे समाप्त करना होगा। आया समझ में? क्या प्रशासन के अंदर दक्षता लानी होगी? आया समझ में? दक्षता को त्यागना होगा। फिर यहाँ के बताया क्या बोलती है? ये तो मेरी समझ में नहीं आया। समझ में? दक्षता को कैसा त्यागना होगा? कैसा 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 सिविल सेवक बनाओगे तुम? दक्षता त्यागना चाहते हो? ठीक। उसके बाद क्या कहा गया? शासकीय गोपनीयता अधिनियम आया, उसे रिप्लेस कर दिया गया, प्रतिस्थापित कर दिया गया 12 अक्टूबर 2005 में जो सूचना का अधिकार अधिनियम आया। आया समझ में? सूचना के अधिकार अधिनियम का तात्पर्य किस था? पारदर्शिता, उसका ही पर्यायवाची। ये तो बताया गया अब तक। उसके बाद क्या बताया गया? सेकेंड एआरसी की जो रिपोर्ट आई थी, पहली रिपोर्ट, उसका टाइटल क्या था? उसका टाइटल यही था कि सूचना का अधिकार सुशासन की एक कुंजी है, पारदर्शिता की कुंजी नहीं है सूचना का अधिकार। आया समझ में? किसी कुंजी है। अगर तुम पास होगा, ऐसा करके पास होगा, पेंस में चले भी गए तो जो इंटरव्यू है ना, वो सामने पहचान लगा। तो आया समझ में? इंटरव्यू वाला सामने पहचान लगा तो कितना नॉलेज है इसके अंदर। इसी रट का काम नहीं चल सकता। तो कितना भी रट को तुम अच्छा लिख कर लेके चले आए ना तुम, तो वहां इंटरव्यू में बाहर हो जाओगे, पक्का पहचान लगा। सुशासन में और पारदर्शिता में अंतर नहीं पता, क्या सुशासन क्या पारदर्शिता। समझ बात है? तो बहुत बड़ा फेसिस है। ठीक। चलो उसके बाद बताओ क्या बताया? सेकेंड एआरसी चौथी रिपोर्ट आई। चौथी रिपोर्ट का तो टाइटल कमाल कर दिया, फाड़कर रूमाल कर दिया। क्या था चौथी रिपोर्ट का टाइटल? पहले लोक प्रतिनिधि अधिनियम पढ़ लो। समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? पागल लगा कुछ? अकल नहीं है?
इतना बताओ समझ में आया नहीं आया? अब ये सूचना का अधिकार, अब इसका पोस्टमार्टम करने वाले हम सूचना के अधिकार का। पहले यूं बताओ अधिकार क्या हो खैर? ऐसी उम्मीद थी मुझे तुमसे। देखो जो सूचना का अधिकार है ना, अब हम अधिकार शब्द की बात करते हैं। जब अधिकार पूछे ना, अधिकार हो क्या? अधिकार ना एक प्रकार की स्वतंत्रता हो जिसने वैधानिक संरक्षण प्राप्त हो, या दूसरी भाषा में ऐसा कह सकते हैं जो अधिकार है ना एक प्रकार का विधिक दावा। कैसा दावा? दावा, दावा नहीं है, दावा आया समझ में? वही बात है जिससे वैधानिक संरक्षण प्राप्त होगा। तो अधिकार कुछ नहीं है, एक प्रकार का विधिक दावा। अब अधिकार दो प्रकार के हों। कितने प्रकार के? एक तो संवैधानिक अधिकार। जब भारतीय संविधान बनाया गया था ना संविधान सभा के द्वारा, तो हम मूल रूप से उसके अंदर उल्लेखित करे गए थे जैसे हमारे मौलिक अधिकार। एक संविधान जैसे बन चुका, उसके बाद हम आवश्यकता अनुसार महसूस हुए जो, ठीक है, आज की वर्तमान समय की जो जनता ना सत्ता उसकी जरूरत, ऐसे जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम, ये हमारा कौन सा सांविधिक अधिकार या हम वैधानिक अधिकार बोलते हैं। सांविधिक अधिकार या वैधानिक अधिकार बोलते हैं। इतनी बात बताओ समझ में आए? तो मैं लिख देता हूँ साइड में करके कि जो अधिकार है भी दो प्रकार के होते हैं हमारे। कुछ अधिकार क्या है? एक प्रकार की आज़ादी। कैसी आज़ादी? जिससे वैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है। ये सिंपल परिभाषा, एनसीईआरटी परिभाषा। एनसीईआरटी तो थोड़ा संकीर्ण कर दिया परिभाषा को। तो अधिकार एक प्रकार का विधिक दावा। आया समझ में? कैसा दावा? ये भी मतलब वही है। एक चीज को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ऐसी सोच तुम्हारी कब डेवलप होगी? तुम जब ज्यादा पढ़ोगे। ये तुम्हारा अधिकांश टाइम पढ़ाई के अंदर बीतेगा। ऐसी थिंकिंग तुम्हारी पढ़ने की तभी डेवलप होगी। एक ही चीज को तुम भांति भांति प्रकार से लिख सकते होगे, ठीक, और कहीं भी कंफर्टेबल हो जाओगे। क्या हुआ? ये सुनो, अधिकार क्या है? एक प्रकार का विधिक दावा जिसे कैसा संरक्षण प्राप्त होगा? वैधानिक संरक्षण प्राप्त होगा। तो वैधानिक संरक्षण इसके अंदर समाहित है। नाम लिख तो दिया, विधिक दावा। दावा एक प्रकार का अधिकार। अच्छा, अब जो अधिकार होते हैं ना, अधिकार ये दो प्रकार के होते हैं। अधिकार हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, एक तो संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। दूसरे हमारे वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार, और दूसरी भाषा में कहते हैं सांविधिक अधिकार। सांविधिक, इसे क्या बोलते हैं? लीगल राइट्स। अब जो संवैधानिक अधिकार हो, ऐसे अधिकार हो संवैधानिक अधिकार जो संविधान में मूल रूप से उल्लेखित हो। संवैधानिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो संविधान के अंदर मूल रूप से उल्लेखित होते हैं, यानी जो संविधान सभा के द्वारा, जो हमारी संविधान निर्माती संस्था थी ना, उसके द्वारा उल्लेखित किए गए थे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सुन लो, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ ऐसी भाषा को, ऐसा मान के चल रहा हूँ। इतने तुम समझदार हो चुके पॉलिटी पढ़ने के बावजूद कि ऐसी शब्दावली तुम कैच कर सकते हो। पहले मुझे लिखवानी पड़ सकती थी, ऐसा समझ। तो पढ़ने के बाद ना, जो पढ़ने के बाद माइंड सेट वो संकीर्ण होता चला जा। समझने की बात है। अभी तुम यहाँ बैठ के मेरे साथ बातचीत करते हो, अभी तुम बाहर चले जाओगे ना, दूसरे कैंडिडेट के साथ बात करोगे तो 4 दिन में तुम बोर हो जाओगे। आया 4 दिन में तुम्हारी शब्दावली नहीं तो पकड़ पाने का हो। समझना ये बात है। और तुम बोर होने के बाद ना, फिर उसके बाद वो उसका दैनंद वो नारा था, वेदों की ओर लौटो, तो तुम बता क्या इंडियन सोनू क्लासेस की ओर लौटो। ऐसा 4-5 दिन के बाद ऐसे ही हो जाएगा। तो संवैधानिक अधिकार एक में, वैधानिक अधिकार तो जो तुम आवश्यकता के अनुसार महसूस जरूरत होगी। तुम्हें अभी तुम यहाँ थी, तुम जब यहाँ पढ़ने आते हो तो तुम्हें संवैधानिक अधिकार दे जा। नंबर फर्स्ट, बहुत सारी बातें बताई जाओ तुम्हें संवैधानिक अधिकार। एक तो यहाँ सारी बातें फॉलो करनी होगी, क्या क्या नहीं फॉलो करना होगा, जो मैं संविधान में उल्लेखित है। तुम कहने लगे, ये कहने लगी अब तो हम बड़े हो गए, हम आज़ादी दी जा, हम कहीं भी आ सकती है, कहीं भी जा सकती है। अब तो हर जगह पूछ कर जाओगे कौन आप, आए समझ में। मैंने कहा चलो तुम्हें वैधानिक अधिकार की जरूरत पड़ रही है, ये आवश्यकता अनुसार महसूस हो रहे हैं, आए समझ में, कोई दिक्कत। लेकिन मेन कौन से? जो संविधान में लिखे हुए, जो हमारे संविधान निर्माता ने ना, वे बहुत दूरदर्शी लोग थे। ये संवैधानिक अधिकार ना
आज तक हम हटा नहीं सके, और हटाने की हमें कभी सत्ता महसूस होने की भी थी। आज के समय में प्रासंगिक बने हुए, हो सकता है 150 साल बाद ही प्रासंगिक बने रहा है। इनकी प्रासंगिकता कभी खत्म नहीं होने की। समझ में आई बात? या जो संवैधानिक अधिकार हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा दिए गए थे ना, वो आज ही प्रासंगिक बने हुए, और ऐसे अधिकार 150 साल बाद या 1000 साल बाद भी प्रासंगिक होते चले जाएंगे। इनकी प्रासंगिकता बढ़ती तो चली जाएगी, कभी घट नहीं सकती। इनकी घट सकती है, इनकी बढ़ सकती है, क्योंकि इन्हें ना संविधान निर्माता संस्था के द्वारा बनाया गया। इस बात से तुम अंदाजा लगा सको संविधान निर्माता की जो संस्था, जो संविधान निर्माती जो संस्था थी, उसके अंदर कितने हाईली क्वालिफाइड लोग थे। समझ बात? इसे बोलते हैं दार्शनिक, जो बहुत दूर तक का सोच लेते हैं, पहले दूरदर्शी लोग हो बहुत। तो ऐसी चीजों को तुम्हें पढ़ने के बाद अपने जो संविधान निर्माता थे ना, उनके अंदर जो मेंबर्स थे, जो हाईली क्वालिफाइड मेंबर थे, उनके मानव मस्तिष्क पर तुम्हें फक्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फक्र होना चाहिए। कौन से राइट्स? लीगल राइट्स। लीगल राइट्स, जो सूचना का अधिकार अधिनियम, वो हमारा लीगल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद थोड़ा ही था। 2012 अक्टूबर 2005 को बनाया मैंने। आया समझ में? ठीक, ये सुन लो। ठीक, चलो। तो जो हमारा संविधान, जितने मौलिक अधिकार हमारे पास मौजूद है, मौलिक अधिकार, अब बताओ जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार बताओ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है क्या? जितने मौलिक अधिकार है, तो जितने मौलिक अधिकार है ना हमारे, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन एक बात बताऊं तुम, संविधान के अंदर जितने भी अधिकार दिए गए, सारे कौन से राइट्स? संवैधानिक अधिकार? जी नहीं। अब मेरी बात सुन लेना ध्यान लगा। आया समझ? संविधान के अंदर लिखे हुए सारे के सारे अधिकार, सारे के सारे अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है। मतलब सारे के सारे अधिकार तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, लेकिन सारे मौलिक अधिकार नहीं है। आया समझ? सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है, संवैधानिक अधिकार तो, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। जैसे हमने संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया जाकर, इसका मतलब हमारा वैधानिक अधिकार बना। संवैधानिक अधिकार तो है हमारा, वो हमारा संवैधानिक अधिकार तो है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। समझ की बात है? दूसरे नंबर पर जैसे संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, व्यापार वाणिज्य का अधिकार, ठीक, तुम्हें जानकारी, मुझे जितनी जानकारी नहीं है। तो वैधानिक अधिकार या सांविधिक अधिकार, इसके अंतर्गत कौन सा आगा? जो आगा हमारा RTI। RTI यू को बनाया गया 2005 को। समझ आई बात? यार तो भारत की जनता को ना आवश्यकता अनुसार इसका अनुभव हुआ। अनुभव जन्य का मतलब आज के समय में अब इसकी प्रासंगिकता हमें महसूस हुई, अब हमें कल आई। आया समझ में? जो 300 साल पहले कल आ चुके ना, वो हम आ रही। समझ जाओ कितनी बुरी हालत हमारी। समझ में आया बात है? ठीक, जब तो हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो भ्रष्टाचार की रिपोर्ट जारी करी जा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, 185 देशों की लिस्ट में हम 180 देशों की लिस्ट में, जब तो हम 85वें नंबर पर। समझ आई बात है? ठीक, उसके मानक देखने लगो ना, कैसे कैसे तय करते हैं, कैसे कैसे, तो तुम भी हैरान में पड़ जाओगे। समझ आई बात? हमारा जो लाइवलीहुड हो ना, जीवन स्तर हो, समझ आई बात है? हमारा जीवन स्तर, हमारे जीवन रहने का जो रहन सहन हमारा, वो अमेरिका के कुत्तों के बराबर। अमेरिका के कुत्ते भी अच्छा जीवन गुजारते हैं, सोच सकते हो? ठीक है, पढ़ने के बाद पता चलेगा। इतना बताओ समझ में आया नहीं आया? अब तू भी छोटा सा चार्ट बना, छोटा सा चार्ट। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार एक विधिक दावा है, ऐसे तीर का चिन्ह खींचो। सूचना का अधिकार, इसके नीचे तीर का चिन्ह खींचो, जहां अधिकार लिखा हुआ ना, अधिकार के नीचे तीर का चिन्ह खींचो, ऐसा लिखो, अधिकार एक विधिक दावा है। जैसे बोल लो ऐसे लिखते जाओ। व्हाट इज दिस? अधिकार एक विधिक दावा है, लिख दिया वो। अधिकार एक विधिक दावा है। अधिकार एक विधिक दावा है, लिख दिया ना। उसके बाद नीचे लिखो अधिकार। अधिकार दो प्रकार के होते हैं, अधिकार के दो प्रकार होते हैं, ऐसे लिखो, अधिकार के दो प्रकार होते हैं, संवैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार। ऐसा लगता है क्यों तेरी आंखें जैसे आंखों में मेरी रह गई, कभी पहले मैंने ना सुनी जो। लिख दिया गया?
संवैधानिक अधिकार लिख दिया, वैधानिक अधिकार लिख दिया। संवैधानिक अधिकार के नीचे लिखो नंबर फर्स्ट मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भी संवैधानिक अधिकार। मौलिक अधिकार का जिक्र कहाँ थी? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। संपत्ति अधिकार कहाँ से? 300 आज समझ। चाइना है आज, चाइना क्या? हाँ समन्वय होगा था। कोई दिक्कत? मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, आरटीआई, इधर साइड में लिखो आरटीआई। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जरा एक बात बताओ, जरा मेरी नजर देख, जरा देख लो। जो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जब अनुच्छेद 19(1) ये वाला अनुच्छेद पढ़ते हो, अनुच्छेद 19(1) ये पढ़ते हैं, इसके अंदर विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी की बात नहीं कही है। ध्यान से सुनना अच्छी बात। विचार एवं अभिव्यक्ति, ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं। तुम बताओ, जो सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब बनाया गया? 2005। नाम वैधानिक अधिकार की संवैधानिक अधिकार? अच्छा, मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार की वैधानिक अधिकार? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी, विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी संवैधानिक अधिकार की वैधानिक अधिकार? अब पता सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले की समीक्षा करते हुए यह बताया गया कि सूचना का अधिकार ना, सूचना का अधिकार, विचार, जो सूचना का अधिकार, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट बात, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार यू कहते हैं सूचना का अधिकार ना। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले की समीक्षा करते हुए बताया सूचना का अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी अनुच्छेद 19(1) के तहत उल्लेखित, समाहित, निहित उसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया आसान भाषा में बताओ ना क्या कहना चाह रहे, आसान भाषा में बताओ। कह रहे सूचना का, तो सूचना का अधिकार तो विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी में होगा। जब विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी में होगा तो मौलिक अधिकारों में होगा। जब मौलिक अधिकारों में होगा तो संवैधानिक अधिकार होगा। अब ये डिलेमा की स्थिति उत्पन्न होगी। अब पेपर में सवाल आया कि सूचना का अधिकार, सूचना का जो अधिकार है वो एक संवैधानिक अधिकार है कि वैधानिक अधिकार है? अब सुप्रीम कोर्ट तो यूं कह रहा कि संवैधानिक अधिकार है। अब जो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ कि जो संसद के अधिनियम के द्वारा बनाया जा वो हमारा वैधानिक अधिकार हो। अब हम किसकी बात सत्य मानना? आया समझ में? किसकी बात सत्य मानना? अगर पेपर पर सवाल ऐसा आया कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कि जो सूचना का अधिकार है वो कैसा अधिकार है, तो संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी संवैधानिक अधिकार माना का सूचना के अधिकार को। जो कह रहे सूचना का अधिकार हमारे यहाँ पहले ही था संविधान में। कौन कह रहा संविधान में नहीं आता? अभी विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी के तहत सूचना का अधिकार। उसने कहा इसका क्या मतलब हो? तुम्हारे पास विचार कब आएंगे? तुम्हारे विचार जब आएंगे जब तुम्हें सूचना होगी किसी चीज की। तो तुमने सोच रहे कि तुम यूपीएससी तैयारी करनी, तो पहले तुम्हें जानकारी जुटाई, सूचना मिली। इसका जब सूचना का अधिकार था, सूचना कैसे मिली? क्योंकि तुम सूचना का अधिकार है। जब सूचना मिली तुम्हारे अंदर विचार आया, विचार आया तो तुम क्लास में आए, तुमने उसको अभिव्यक्त कर दिया मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ। ऐसा मतलब इसका मतलब सूचना का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के अनुसार न पहले से विचार एवं अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसके अंदर ही उल्लेखित समाहित दिखाई नहीं देता। ये अगर ये सामने नहीं, सामने दिखाई दे रहा है, ये पता क्या है? विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी।
विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी अनुच्छेद 19(1) में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या कर दी। पता क्या कहा? इसे हटाओ, सूचना का अधिकार आ जाएगा तुरंत। किसका अधिकार? सूचना का अधिकार आ जाएगा। ये यहाँ छिपा होता सूचना का अधिकार ये। ठीक, इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं? ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट तो ये जो चिल्ला चिल्ला कह रहे थे ना कि देखो मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम बना दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठहरो, अरे रुको भाई रुको, अब सुनो, सूचना का अधिकार है ना जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत पहले थी उल्लेखित। तुम कहां जा रहे? कैसे कह दिया तुमने विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी दे रखी। तुम्हारे दिमाग में विचार कब आगा? जब तुम्हें सूचना होगी। सूचना नहीं तो क्या सोच लोगे? यूपीएससी के बारे में सूचना ही नहीं है, जानेंगे तो क्या सोच लगाओ? आए समझ में? अपने आसपास पड़ोस से कैसे यूपीएससी तैयारी कर लो, जानकारी है नहीं, तैयारी करने बैठ जाओ। तो जब सूचना होगी, और सूचना कब होगी? जब उसके पास सूचना का अधिकार होगा, सूचना जानकारी करने का अधिकार होगा। तो सूचना का अधिकार उसके पास पहले से ही है। जब सूचना का अधिकार पहले से ही है तो उसके पास फिर अभी विचार अभिव्यक्ति की आजादी होगी, विचार की आजादी होगी, फिर विचार आएंगे उसके दिमाग में, विचार आएंगे तो फिर अभिव्यक्त करेगा, मैं तैयारी करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ। ये सुन लो, ठीक। तो बताओ, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जो सूचना का अधिकार है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की लीगल राइट्स, ठीक। तो राइट टू इंफॉर्मेशन according to Supreme Court we have that means constitutional rights. After then the RTI is a legally right for universal terms. Okay, you know what is this? That is the rights. Rights are two types. Number first constitutional right and second legal rights. कोई प्रॉब्लम? यू नो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले थी मूल रूप से उल्लेखित हो, समझ में? जो उसके अंदर फंडामेंटल्स हो, फंडामेंटल्स मतलब पहले आधारभूत, उसके अंदर उसकी जड़पट, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जड़पट्टी का रहता है। ये तो क्वेश्चन ही बनाया गया, अगर संविधान के अंदर तो मूल अधिकार निकाल देना, वो एक अधकचरा डब्बा रह जाएगा। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? एक उदाहरण दूं, बताऊंगा बाद में। लड़की नहीं, एक बंदी थी मेरी, इससे हंस रही थी वो। पता क्या हुआ था उसके साथ? बाद में बताऊंगा। इधर देख लो। इतना बताओ, समझ में आया नहीं है? कोई दिक्कत? बता दोगे? कुछ लिखवाना भी चाहता हूँ मैं, लिख लो। इतना लिखने के बाद ऐसे लिखो, नई लाइन से लिखना एकदम, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी का भाग माना है। विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी का भाग माना है। ठीक, तो तुम्हारा क्या मानना, सूचना का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए।
सवाल पूछूंगा तो मैं सवाल दूंगा, एक करने को 10 नंबर का सवाल दूंगा कम से कम, लिख के लेना ना घर से 150 शब्द पूरे, फिर चेक होगा। सुन लेना ध्यान से, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा। भारत के अंदर जो सूचना का अधिकार है ना, सरकार सरकार चिल्ला रहे हो तुम, सरकार कुछ नहीं है। जो लोकतांत्रिक सत्ता वाले देश हो ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश हो, हमारे पास डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक जितनी भी कंट्री होगी ना, जितनी भी लोकतांत्रिक सत्ता वाले देश, व्यवस्था वाले देश होंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों के अंतर्गत ना, उसके अंदर जो सरकार के द्वारा जो पैसा होता, जो धन होता, आया समझ में, सरकार के पास जितना, ये सरकारी टोकरी, इसके पास जितना पैसा आया ना, वो सारा जनता के टैक्स था, जनता के द्वारा टैक्स दिया जा, एक एक रुपए, हर चीज पर। ऐसी कोई चीज नहीं है तुम्हारे पास कुछ भी हो, हर चीज पर तुम टैक्स देने के बावजूद सरकार को यहाँ बैठे हुए, समझ नहीं बात है। और सरकार उस टैक्स पैसे को टैक्स कलेक्ट करके अपनी टोकरी में, भारत की संचित निधि में डाल देती है। और तुम्हारा जानने का अधिकार है, ये तुम्हारा अधिकार है और सरकार का नैतिक कर्तव्य है। नैतिक कर्तव्य नहीं, फिर सरकार पर बैरियर लगाने चाहिए। नैतिक कर्तव्य का मतलब क्या रहेगा? पहले तुम 2005 से पहले नैतिक रूप में पूछते थे, बता दो पैसा कहाँ खर्च करा, वो बताते नहीं थे, आए समझ में। इतने नैतिक नहीं आते। 2005 के बाद हमने लीगल तौर पर पूछना स्टार्ट करा, बताओ कहाँ कितना पैसा खर्च करा तुमने, समझ बात है। और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ऐसा होना ही चाहिए, सूचना का अधिकार होना चाहिए। वर्तमान समय के अंदर इसकी रिलेवेंसी बनी हुई और उम्मीद आगे तक बनी रहेगी, आया समझ में। डेमोक्रेसी हमारे यहाँ मैच्योर फॉर्म में जाएगी तो जो भ्रष्टाचार है ना पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। ये सुन लो, ठीक। सरकार ना, अब सरकार क्या हो, जो वेबसाइट पर आंकड़े चढ़ाते हैं, वे आंकड़े ना, जो आंकड़े कलेक्ट कर रहा है, जो डाटा को कलेक्ट करके उसके ऊपर वेबसाइट पर चढ़ागा आंकड़े, तो सरकार, वो व्यक्ति करप्ट जो आंकड़े चढ़ागा, अब तो आंकड़े वही चढ़ागा जितने सरकार बताएगी, ऐसे समझ। वहां भी करप्ट व्यक्ति बैठा हुआ। मेरा मानना वहां एक अच्छे व्यक्ति पोजीशन होनी चाहिए, समझने की बात, जो नैतिक व्यक्ति हो, नैतिक हो और जो उच्च पदोपासीन हो, कई प्रक्रिया के दौरान वहां पहुंचा हो, तब जाकर पारदर्शिता आ सकती है। समझ में आया बात? यह आंकड़े बताए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, जो सरकार के द्वारा आंकड़े बताए जा रहे हैं ना, आंकड़े चढ़ाने वाला व्यक्ति भी सरकार का ही कर्मचारी हो, समझ नहीं बात है। और वहाँ ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाना चाहिए जो बहुत नैतिक हो, समझ बात है, जो बहुत अनुभव व्यक्ति हो, समझ बात है, जो कई पदों पर पहले ही काम कर चुका हो, ऐसे व्यक्ति को बैठाना चाहिए, जब जाकर भ्रष्टाचार को समाप्त करा जा सके। ये सब भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, समझ नहीं बात है, भ्रष्टाचार बहुत जड़ों तक फैला हुआ, इतना आसान काम नहीं है सब खत्म करना, समझ नहीं बात है। और तुम्हें ऐसे खत्म नहीं करा जा सकता। मैंने कहा जाओ ना तुम स्वीडन जैसे देश में, भ्रष्टाचार का भय भी दिया है वहाँ, इतना बुरा हाल है। और यहाँ देख लो कितना बुरा, यहाँ देखो कैसी व्यवस्था, हर इंसान भ्रष्ट। एक बता दो जो भ्रष्ट नहीं होगा, जिन्हें भ्रष्टाचार नहीं करा होगा आज तक, आए समझ लो। मेरी तरफ कौन देखो, मैं तो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हूँ। लिखो, जब तुम आज सिलेक्शन हो जाओगे ना तुम्हारा, आए समझ लो, तो जो 100, 150, 200 करोड़ रुपए की फिरौती पाई जाएगी तुम्हारे, तो मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं बचने के तुम, आए समझ लो। 150, 200 करोड़ रुपए तुम्हारे लिए वैसे ही पड़ रहेगा तुम्हारे घर में, घर बार में कोई मायने नहीं तुम्हारे लिए, आराम से तुम पकड़े जाओगे, ठीक, तुम फेमस होगे, पॉपुलर होगे तुम। और सब एक आम अधिकारी के लिए बहुत आम होंगे। 100, 150, 200 करोड़ रुपये से कोई मायने नहीं रखता। ओ फिर देखो कैसी मार दूंगा तुम वहीं आएगा। मैंने कहा एक एक पॉइंट पर जबरदस्ती की बहस करके तो समझा रहा था। ए लिखो, क्या लिखो, लिखो नी लाइन से लिखो, किसी भी लोकतांत्रिक देश में, ना सिर्फ लिख मेरा आ गए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता ही सरकार को चुनती है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता ही सरकार को चुनती है, तथा जनता के द्वारा किए गए कार्य, जनता के द्वारा दिए गए टैक्स, ऐसे लिखो, जनता के द्वारा दिए गए टैक्स, राइट में कर, क्या रहा कर, जनता के द्वारा दिए गए कर से सरकार शासन व्यवस्था
एवं देश का संचालन करती है। करती नहीं ऐसा है? फिर याद भी कर लेगा ना, ऐसा क्यों लिख रहे हो? एवं देश का संचालन करती है। अतः ऐसी स्थिति में जनता को जानने का अधिकार है। जनता को जानने का अधिकार है कि सरकार उसके लिए क्या, कैसे और कहां कार्य कर रही है। क्या, कैसे और कहां कार्य कर रही है। क्या, कैसे और कहां कार्य कर रही है। क्या, कैसे और कहां कार्य कर रही है, लिख लिया ना? इसे ही सूचना का अधिकार कहा जाता है। लिख दिया? लिख लिया ना? लिखो सार्वजनिक अधिकारी, सार्वजनिक अधिकारी, सार्वजनिक अधिकारी के कार्य में पारदर्शिता, सार्वजनिक अधिकारी के कार्य में पारदर्शिता। सार्वजनिक अधिकारी के कार्य में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को बढ़ावा देना। पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को बढ़ावा देना सूचना का अधिकार है। पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को बढ़ावा देना पारदर्शिता का अधिकार है, सूचना का अधिकार है। लिख लो चुपचाप बैठ कर। बढ़ावा देना सूचना का अधिकार है। अतः यह कहा जा सकता है, जो बच्चा पीछे रह गया ना उसका छूटेगा, उसके खाल उतारूंगा, कॉपी चेक करने आ लिया हूँ। यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की सबसे मजबूत ताकत सूचना का अधिकार है। बहुत सरल शब्दावली यूज करी। यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की सबसे मजबूत ताकत सूचना का अधिकार है। इतनी बात बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? प्रश्न लिखो नीचे। सूचना के अधिकार से क्या तात्पर्य है? क्या, इसके बाद देखो, क्या सूचना का अधिकार, क्या सूचना का अधिकार लोकतंत्र की सबसे मजबूत ताकत है? क्या सूचना का अधिकार लोकतंत्र की सबसे मजबूत ताकत है? क्या सूचना का अधिकार लोकतंत्र की सबसे मजबूत ताकत है? यूपीएससी के प्रश्न ना जो दिए जा रहे, समझ में आया बात? यार 150 शब्द। तो कैसे चलेगा इसका उत्तर? पहले सूचना के अधिकारी परिभाषा लिखोगे, जहां से मन मर्जी वहां से लिख दो, बहुत सारी परिभाषा, कोई सी भी लिख दो, समझ में आया? जहां तो तुम बेस्ट लग रहा है वहां तक चार लाइन लिखी, वहां तक लिखने के बाद ना इस नीचे का पूरा पैराग्राफ उतार दोगे जाकर, सूचना के अधिकार से लिखते हुए वहां से लिखते अधिकार, आज़ादी, ये पूरा का पूरा लिस्ट जाकर लिस्ट कर दोगे। ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ उतारा, एक पेज का पूरा उत्तर हो जाएगा। एक पेज हो जाएगा पूरा पूरा 150 शब्द हो जाएंगे पूरा, लिख ले जाओगे सर। जब तक लिखना हो सबसे पहले पूरा रिवीजन करना, रिवीजन करने के बाद शांति से बैठ के लिखना, ये देखना कि इसमें 4 लाइन कौन सी कहाँ से लिखनी, इसका ही टेस्ट होगा। ये क्यों नहीं पक्का होगा?
इतना बताओ, समझ में आया नहीं आया? नई लाइन में लिखो, नई लाइन से कहाँ जा रहे हो, जल्दी लिखो। सूचना का अधिकार जन सशक्तिकरण का एक माध्यम है, जनता की शक्ति का एक माध्यम है। सूचना का अधिकार जन सशक्तिकरण का एक माध्यम है। अरे आगे लिख लेना, बढ़िया। फिर वो देखो, तो लड़की आगे लिखना स्टार्ट कर दिया। सूचना का अधिकार जन सशक्तिकरण का एक माध्यम है। सूचना का अधिकार जन सशक्तिकरण का एक माध्यम है। इसका मतलब समझ में आया? जनता को शक्ति सूचना के अधिकार से मिल रही है, तो जन सशक्तिकरण का माध्यम नहीं हुआ। जनता को शक्ति चाहिए तो किससे मिलेगी? तो किसका माध्यम हुआ है? ठीक, नेक्स्ट लाइन लिखो। सूचना के अधिकार से आज से आम जनता की, इसमें लिखा हुआ, घबराओ मत, कॉपी चेक करूंगा। सूचना के अधिकार से आज से आम जनता की उन सूचनाओं तक पहुंच से है, आम जनताओं की उन सूचनाओं तक पहुंच से है। 1, 2, 2.5 उन सूचनाओं तक पहुंच से है जो कि शासन एवं प्रशासन से जुड़ी हो। उन सूचनाओं तक पहुंच से है जो कि शासन एवं प्रशासन से जुड़ी हुई हो। जो कि शासन एवं प्रशासन से जुड़ी हुई हो, जो कि शासन एवं प्रशासन से जुड़ी हुई हो। एवं साथ साथ ही उनके जीवन को प्रभावित करती हो, एवं साथ साथ ही उनके जीवन को प्रभावित करती हो। सूचना के अधिकार से हास्य, मुझे तो ऐसा लग रहा है आज सपने में सूचना का अधिकार आगा तुम्हें। हाँ, और सिर्फ लिखो मेरे आगे। सूचना के अधिकार से हास्य पारदर्शिता, जवाबदेहिता, खुलापन एवं जन सहभागिता से है। पारदर्शिता से हास्य नहीं, सूचना के अधिकार से हास्य, सूचना के अधिकार से हास्य पारदर्शिता, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, खुलापन एवं जन सहभागिता से, खुलापन एवं जन सहभागिता से। कौन? नई लाइन से एकदम नई लाइन से नई लाइन से लिखो। यही कारण है विश्व के विभिन्न देशों में, यही कारण है विश्व के विभिन्न देशों में ये यूपीएससी मेन से बच्चा, यही कारण है विश्व के विभिन्न देशों में प्रशासनिक जवाबदेहिता, एवं पारदर्शिता बनाने के लिए सूचना के अधिकार से संबंध किया गया, सूचना के अधिकार से संबंध किया गया। करूँगा तो करूँगा सही रुक जा करेगा। एक लाइन लिखो। विकसित लोकतांत्रिक देशों में, लिख लो,
विकसित लोकतांत्रिक देशों में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं व्यक्तिगत गोपनीयता, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं व्यक्तिगत गोपनीयता को छोड़कर सूचना का अधिकार प्रदान किया गया। विकसित लोकतांत्रिक देशों में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं व्यक्तिगत गोपनीयता को छोड़कर, राष्ट्रीय सुरक्षा भाड़ में गई, व्यक्तिगत गोपनीयता भाड़ में गई, पहले लेकर सूचना का अधिकार। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं व्यक्तिगत गोपनीयता को छोड़कर सूचना का अधिकार प्रदान किया गया। सबसे पहले जो स्वीडन था ना, इनके यहाँ सूचना का अधिकार प्राप्त किया गया। ठीक, लिखो, स्वीडन ने, नई लाइन से एकदम, स्वीडन ने इसे सर्वप्रथम मान्यता दी। स्वीडन ने इसे सर्वप्रथम मान्यता दी। तो लग रहा कोई बात नहीं जी, बच्चों को लिखने का अलग सा आएगा ना, उसका कुछ नहीं हो सकता। समझ में आया? अब मेरी बात सुन लो। तो सबसे पहला कौन सा देश था जिन्होंने सूचना के अधिकार को अडॉप्ट कर लिया? जो संयुक्त राष्ट्र है ना, संस्था हमारी वैश्विक स्तर पर, उसके द्वारा ना सन 1945 में, कब? संयुक्त राष्ट्र जो संघ 1945 में, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1945 में ना इसे अडॉप्ट कर लिया गया और इसे मनुष्य का ना बुनियादी अधिकार बताया। सूचना के अधिकार को ना संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बुनियादी अधिकार बताया गया। बुनियादी अधिकार कैसा? बुनियादी अधिकार। लिखो, सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा लिख लिया, इसे मनुष्य के बुनियादी अधिकार के रूप में, इसे मनुष्य के बुनियादी अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया। बुनियादी अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया। मतलब कहाँ से आते हैं इन लोग? क्यों, मतलब तुम यहाँ क्या कर रहे हो यहाँ पे? बुनियादी अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया। तो फिर जैसे संयुक्त राष्ट्र अपनाया ना सर, तो और भी विकसित देश थे, जैसे नॉर्वे हुआ, फिनलैंड हुआ, ऐसा समझ, जर्मनी हुआ, तो ये भी एडॉप्ट करते चले गए सर। ये भी लिखो। इसी कारण 1950 के दशक में, नहीं आओ मैं इस पे लिख लो। इसी कारण 1950 के दशक में नॉर्वे, फिनलैंड इत्यादि देशों ने इसे स्वीकार किया। नॉर्वे, फिनलैंड इत्यादि देशों ने इसे स्वीकार किया। अस्वीकार नहीं है, स्वीकार। अब अमेरिका में से एक अलग नाम से जानते हैं, उनके यहाँ से कहते हैं फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 1974। लिखो, अमेरिका में इसे कोमल आगे लिखो, अमेरिका में इसे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 1974 के नाम से जानते हैं। अमेरिका में इसे फ्रीडम, हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में नहीं लिखे जा रहे तो, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 1974 के नाम से जानते हैं। 1974 के नाम से जानते हैं। कहाँ से आते हैं लोग?
इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो आज के लिए हम गवर्नेंस में इतना ही रखते हैं, ठीक? कहाँ जा रहे हो? अभी बंद मत करो इसको। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो पढ़ाया गया है ना ये सारा रिपीट करो, जस्ट अभी ही बैठे बैठे रिकॉल करो सारा, घर बाद में जाना, ठीक? घर जाने की जल्दी लग जाती है तुम लोगों को।